Hello everyone, my name is CMA Panktiveni. Welcome back to CMA Modules. Today we are going to record a video lecture on topic known as capital gain on transfer of shares or debentures by non-resident. This topic is there for old syllabus as well as new syllabus. But for my reference purpose, I am using a new syllabus module, that is paper number 15 CMA Final. Okay, ये टॉपिक है क्या? बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे होगा? स्टडी नोट नंबर 1 16-20 मार्क्स के लिए आता है। इट इज़ वेरी इजी। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम करने वाले हैं, ये टॉपिक 4 to 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मल्टीपल टाइम्स इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड ईजी होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में, क्विक फॉर्म में अगर मुझे ये टॉपिक समझना हो तो क्या है ये टॉपिक? इन केस ऑफ असेसी हु इज़ नॉन रेसिडेंट, असेसी का नॉन रेसिडेंट होना ज़रूरी है। फॉरेन कंपनी हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। असेसी हु इज़ नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। ये असेसी को असेट परचेस करना ज़रूरी है। असेट शुड बी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, मतलब नॉन रेसिडेंट है और ये जो असेट है ये इंडियन कंपनी का होना चाहिए। सच असेट वॉज एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, ये जो असेट परचेस कर रहा है वो फॉरेन करेंसी में एक्वायर करना चाहिए, ठीक है। वॉज एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी बाय वे ऑफ परचेस एंड री इन्वेस्टमेंट, देन कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड आफ्टर दैट इट शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी, ठीक है। तो ये इतना होना चाहिए। अगर ये है तो मेरा सेक्शन 48 डन, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 डन। क्या है? असेसी होना चाहिए नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी होगा तो भी चलेगा। देन असेट शुड बी शेयर्स और डिबेंचर्स, दोनों में से कोई एक। शेयर्स या डिबेंचर्स होने चाहिए इंडियन कंपनी के। परचेस कैसे होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। और फिर फॉरेन करेंसी में परचेस करके कैपिटल गेन भी अगर है तो वो भी फॉरेन करेंसी में करके फिर उसको इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर दो। दैट इज़ माई कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल गेन of capital gain on transfer of shares and debentures, that is first proviso to section 48, ठीक है। नाउ सेक्शन 48 फर्स्ट प्रोविजो तो हमने यहाँ पे देख लिया। रूल जो है, रूल 115A मेथड ऑफ कन्वर्जन, वो भी इजी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें मैं ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेंडिचर, ट्रांसफ़र फॉर एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो ऐड कर दूंगी, सेल कंसिडरेशन डिडक्ट कर दूंगी, मुझे कैपिटल गेन आ जाएगा। और ये कैपिटल गेन इंडियन करेंसी में होना चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मैं ऐड करूंगी, ओके, ये मैं डिडक्ट करूंगी, तो ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन डेट, करेक्ट। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे? डेट के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ये मुझे एवरेज ऑफ TTBR एंड एवरेज ऑफ TTSR, ये दोनों को, मतलब TT बाइंग रेट, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफ़र सेलिंग रेट, ये दोनों दिया होगा क्वेश्चन में। आई जस्ट हैव टू टेक एवरेज ऑफ इट और ये मुझे ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, on the date of transfer, on the date of transfer, for sale consideration transfer, for expenditure transfer expenditure, date of transfer, okay. Then capital gain into Indian currency, I'll get that answer. एवरेज TT बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट का एवरेज ले लेना है और लास्ट में जो कैपिटल गेन है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बाइंग रेट, और वो भी कौन सा बाइंग रेट? ट्रांसफ़र की डेट वाला, ठीक है। यही चीज़ मैं मॉड्यूल से देख लेती हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे दी है। एवरेज एक्सचेंज रेट, इट इज़ द एवरेज ऑफ टेलीफोनिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफ़र सेलिंग रेट। Buying rate, it is the telegraphic transfer buying rate of such currency. Telegraphic transfer buying rate and selling rate in relation to foreign currency is the rate of exchange adopted by State Bank of India. तो और भी कोई अगर मुझे दिया है तो वो मुझे इग्नोर करना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी TT बाइंग रेट एंड TT सेलिंग रेट है वो अडॉप्ट करना है। For purchasing and selling such currency where such currency is made available by that bank through telegraphic transfer, ठीक है। Anthony, a non-resident Indian, acquired 1000 shares in A Limited.
तो एंथनी क्या है, एक एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, और उसने 1000 शेयर्स एक्वायर किए हैं ए लिमिटेड के। ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है। तो मेरा कंडीशंस फुलफिल हो गया। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो वही कंडीशंस हैं, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, शेयर्स या डिबेंचर्स एक्वायर होने चाहिए इंडियन कंपनी के। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। एंथनी नॉन रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहा है फॉर ₹20,000 बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी। तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि फॉरेन करेंसी से उसे एक्वायर करना है, एक्वायर जो करना है वो फॉरेन करेंसी से करना है। तो ये सारे कंडीशंस मीट कर रहा है। 18 अगस्त को किया है। ऑन 16 सितंबर 2022 एंथनी सोल्ड सच शेयर्स फॉर 45,000 एंड यूटिलाइज द प्रोसीड्स इन एक्विजिशन ऑफ 500 शेयर्स। उसने क्या कर दिया, 45,000 में शेयर्स को सेल कर दिया और यूटिलाइज किया परचेज करने के लिए 500 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, अगेन एन इंडियन कंपनी। आफ्टर पेइंग एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑन 13 अगस्त 2022 ₹5,000। कंप्यूट कैपिटल गेन लायबिलिटी इन प्रीवियस ईयर। ओके, कैपिटल गेन लायबिलिटी क्या है वो मुझे कंप्यूट करना है। तो मुझे ट्रांसफ़र, आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर दिया है, मुझे एक्विजिशन मतलब मुझे बाइंग का दिया है, और मुझे सेल किया है वो भी पार्ट दे के रखा है। तो यहाँ पे जो भी मेरा फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसफ़र पर एक्सपेंडिचर लेस सेल कंसिडरेशन, ये मुझे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। सेल कंसिडरेशन 45,000 है, करेक्ट। ये 47 मुझे कैसे आया, 47 टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कभी हुआ है, 16 सितंबर को ट्रांसफ़र हुआ है, 16 सितंबर को। तो 46 + 48 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 47। सो 45,000 डिवाइडेड बाय 47, तो मुझे 957 आ जाएगा। वापस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, मैंने सेल कंसिडरेशन, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन से स्टार्ट किया इसलिए लेस किया है, और मैंने फॉर्मेट जो बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, सेल कंसिडरेशन से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र निकाल दिया तो मुझे नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। उसमें से यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से किया था मेरा फॉर्मेट स्टार्ट, इसलिए ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर मैंने ऐड कर दिए हैं। So sale consideration less expenditure on transfer, that will give me net sale consideration, cost of acquisition भी transfer acquisition date का लेना है। तो acquisition date मैंने 18th को किया है, तो 45 + 46 divided by 2 is giving me 45.5। ठीक है, accordingly I'll be getting short term capital gain, within a year हुआ है इसलिए short term capital gain आ गया। Okay, so this is my concept related to first proviso to section 48। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।